ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा ही सुनाई दे रहा है तो ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पे थे, क्या किए थे हम लोग? हाँ, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड पे बात कर चुके थे। अब था हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। तीसरा काल था ऐतिहासिक काल। इस काल से हमारा इतिहास पूरी तरह से रिटन में मिलता है। ऐतिहासिक काल से हमारा इतिहास पूरी तरह से लिखित में मिलता है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत में राजनीतिक संस्थान या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट, राज्य का कॉन्सेप्ट आ गया था। राज्य की संकल्पना आ गई थी। ये राज्य बेसिकली क्या था, तो इसको कहा जाता था जनपद, और कई जनपद, छोटे छोटे जनपद मिला करके बनते थे महाजनपद। जैसे आज हमारा स्टेट है झारखंड, बिहार, यूपी, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आ गए थे, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गया था ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और ये टाइम शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से। अभी हम टाइम पीरियड भी बताएंगे इतिहास में। तो ऐतिहासिक काल यानी कि जिस टाइम से राज्य या जनपद या महाजनपद की शुरुआत हो गई। तो इतिहास को आप प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, एंशिएंट पीरियड को हम लोग इस तरह से बांट लेते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसकी बारीकियों को देखते हैं। हम लोग इतिहास को वर्ष के आधार पर भी विभाजित करते हैं। कितने हजार वर्ष से कितने हजार वर्ष तक प्राचीन भारत, कितने हजार वर्ष से कितने हजार वर्ष तक मध्यकालीन, और कब से कब आधुनिक, ऐसे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। उससे पहले इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। वो क्या है? तो इतिहास को जो स्थापित रूप से, यानी इतिहास शब्द का जो प्रयोग किया गया, उस शब्द को प्रयोग करने वाला व्यक्ति था हेरोडोटस। इतिहास शब्द को प्रयोग करने वाला व्यक्ति था हेरोडोटस। इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इतिहास के पिता भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप इतिहास पढ़े हैं तो इतिहास के पिता किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी ने पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। कहां के रहने वाला था? ये यूनान का रहने वाला था, अभी जिसको ग्रीस कहा जाता है, यूनान का रहने वाला था। ये हेरोडोटस को न सिर्फ इतिहास बल्कि भूगोल का भी पिता कहा जाता है। तो दोनों ही, इतिहास और भूगोल, दोनों के पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है। और हेरोडोटस कहाँ के थे? यूनान के या ग्रीक के थे। इन्होंने ही पहली बार हिंदी में इतिहास और अंग्रेजी का शब्द जो है हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। हम लोग उसको इतिहास हिंदी शब्द में प्रयोग करते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक को ये माना जाता है कि वो पहला इतिहास का पुस्तक था और उसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस का जो पुस्तक था उसका नाम था हिस्टोरिका, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास के पिता कौन थे, किसने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया पहली बार, कहाँ के थे, उनकी पुस्तक कौन थी। जैसे राष्ट्रपिता का दर्जा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दिया था, जो आज हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने एड्रेस किया था गांधी को, उसी तरह से सिसरो नामक एक व्यक्ति था
एक फिलोसोफर सिसरो, इसी सिसरो ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। समझ में आया? हाँ, अब इतिहास का कुछ और, ये सब हम लोग फंडामेंटल बातें कर रहे हैं इतिहास पढ़ने से पहले। अभी हमको इतिहास पढ़ना है, अभी हम इतिहास को टटोल रहे हैं ऊपर ऊपर कि आगे हमको क्या मिलेगा। अभी सिर्फ टटोला जा रहा है। अब अभी उसके अंदर जैसे कि सागर में गोता लगाने से पहले पैर डाल करके हम लोग नापते हैं कि कितना पानी किनारे में है तो अंदर में कितना होगा, उसी तरह से अभी इसको टटोल रहे हैं। अब इतिहास में कुछ टर्म का यूज किया जाता है। जैसे आप इतिहास का कोई किताब पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो आपको कुछ टर्म यूज करने को मिलेगा। जैसे ईसवी पूर्व, इसको कहा जाता है इंग्लिश में बीसी। फिर कहा जाता है ईसा सन, इसको कहा जाता है एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इसको कहा जाता है एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। तो अगर आप इतिहास के किताब में बीसी और एडी पढ़ते हैं तो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। क्या है बताते हैं, इसको लिखते चलो, ये सब अपने आप में टर्म है। बिफोर क्राइस्ट, हाँ लिखते चलो। बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। हाँ, बिफोर, BEFORE, बिफोर क्राइस्ट, CHRIST, बिफोर क्राइस्ट। एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है? एनो डोमिनी दरअसल एक आप कह सकते हैं कि एक दो लैटिन शब्द से बना है, एनो और डोमिनी। ये दोनों ये वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से पैदा हुआ है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के बाद। हिंदी मतलब होता है ईसा मसीह के बाद। एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह से पहले। अब फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो, उसके बाद बताते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखो, अब बीसी के जगह पे रिसेंट में BCE शब्द का यूज किया जाता है। अब बीसी के जगह पे रिसेंट में जो इतिहास के पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में बीसी के जगह पे BCE शब्द का प्रयोग मिलेगा और एडी के जगह पे CE मिलेगा। तो CE का मतलब है एडी और BCE का मतलब है BC। CE क्या है? तो CE का मतलब है कॉमन एरा और BC का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। है एक ही चीज। CE मतलब कॉमन एरा, सामान्य युग। बिफोर कॉमन एरा यानी सामान्य युग से पहले। अब अधिकतर आपको इतिहास के पुस्तकों में यही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक और टर्म का यूज किया जाने लगा है अंग्रेजी के पुस्तकों में या इंग्लिश के पुस्तकों में, वो टर्म है B.P। अब आपको कहीं कहीं ये भी मिलेगा B.P। इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले।
बिफोर प्रेजेंट। तो ये शब्द आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होता है ईसा पूर्व बताते हैं, क्या होता है ईसवी सन, या क्या होता है बीसी और क्या होता है एडी, या क्या होता है बीसीई और क्या होता है सीई, ये बताते हैं। इसको अगर आप डेफिनेशन लिख लीजिए तब हो गया। वेरी गुड। अब मान लो ये क्राइस्ट है, CHRIST, क्राइस्ट, या जीजस, जीजस, या यीशु, यीशु मसीह को जानते ही हैं। हालेलुया, हालेलुया शब्द सुने होंगे। जैसे सनातन संस्कृति में ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहा जाता है, उसी तरह से ईसाई में हालेलुया किया जाता है। तो दरअसल होता क्या है कि ईसा मसीह के जन्म को 1 ईस्वी मान लिया गया है। 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है बीसी, और 1 ईस्वी के बाद का जो टाइम है उसको कहा जाता है एडी। अभी आप कहां पे हैं? तो अभी आप हैं 2022। तो यहां से पीछे आएंगे आप, यानी 1 से लेकर के यहां तक आएंगे। तो अभी आप देखें तो आज से 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको 1 ईस्वी कहा जाता है। यहीं से डिवीजन किया गया है वर्ष का। 1 ईस्वी से पहले, क्या 1 ईस्वी से पहले इस धरती पे मानव नहीं था? क्या मानव का इतिहास नहीं था? क्या धरती नहीं थी? सब कुछ था। तो 1 ईस्वी से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय है उसको कहा गया बिफोर क्राइस्ट। तो अगर 1 ईस्वी, अब आप कल्पना करो, आप यहां पे 2022 में खड़े हो, तो यहां से इधर जाओगे तो वर्ष को घटाओगे कि बढ़ाओगे? 2023 होगा, 2024 होगा, या फिर 2021 होगा, 2020 होगा? क्या होगा? बढ़ाएंगे? कौन बोला है? थोड़ा उसका चेहरा दिखा मेरे को। कौन बोला बढ़ाएंगे? अच्छा, रमेश बोला। रमेश का चेहरा देखे हैं? मुकेश का तो देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मुकेश, हाँ रमेश का तो देखे हैं। मुकेश तुम दर्शन दे रहा है? मुकेश है कि नहीं है? हाँ ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये घटेगा। अगर आप 2022 में यहां पे खड़े हैं तो 1 ईस्वी आने के लिए आपको घटना पड़ेगा। नहीं घटेगा? यानी अगर यहाँ पे 2022 है तो यहाँ 2021 इस तरह से होगा। ये घटते हुए आएगा और 1 ईस्वी पे आ जाएगा। अब 1 ईस्वी के बाद इधर क्या होगा? ये प्लस होगा। 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से 2022 आएगा। क्लियर है? हाँ, तो ये है एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट। अगर हम कहें कि वर्ष 556 ईस्वी या 556 एडी, तो इसको कहां पे देखेंगे? इधर देखेंगे कि इधर देखेंगे? अगर हम कहें कहां पे देखेंगे? यहां अगर हम कहें 556 एडी इंग्लिश में, या यहां पे हिंदी में कर दे ईस्वी, हिंदी में ईस्वी और इंग्लिश में एडी, तो इसको हम कहां पे रखें? 1 ईस्वी के बाद रखें कि 1 ईस्वी से पहले रखें?
एडी है बच्चा, बीसी नहीं है। हाँ, एनो डोमिनी है, यानी 1 ईस्वी के बाद, यानी हम यहां पे इसको रखेंगे 556 ईस्वी। अगर हम कह दें कि बीसी 556 बीसी, तो कहां पे रखेंगे इसको? तब हम इसको यहां पे रखेंगे, यहां पे देखेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म से 556 साल पहले। समझ में आया? तो ये है इतिहास का काल विभाजन। तो क्या सनातन धर्म भी इसी तरह से काल विभाजन करता है? तो ईसाई धर्म तो शुरुआत हुआ 1 ईस्वी से, इस्लाम शुरुआत हुआ 550 ईस्वी से, लेकिन आपका जो रिलीजन है वो तो चर चराचर है। जब से धरती बना है तब से आपका धर्म है सनातन संस्कृति। तो उसका भी तो काल विभाजन होगा, वो भी तो, वहां पर भी तो पंडित जी लोग बनाए होंगे, तो वहां भी काल विभाजन है। वहां कैसा काल विभाजन है जानना है आपको? वो थोड़ा अलग तरह का काल विभाजन है, जो आप नहीं भी जानेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए वहां कैसा काल विभाजन है। तो ये तो इंग्लिश के किताब में आपको 1 ईस्वी से ईस्वी शुरुआत माना जाता है, लेकिन आपके किताब, आपके यहाँ का जो कल्चर है, आपके यहाँ का जो ट्रेडिशन है, आपके यहाँ का जो शिक्षा पद्धति और परंपरा रही है जो हजारों सालों की है, उसमें भी काल विभाजन किया गया है। कैसे किया गया है वो देखिए। सबसे पहला है कल्प। ध्यान से देखिएगा, ऐसे है आपका काल विभाजन, ये पिरामिड शेप का। सबसे पहला है कल्प। कल्प का मतलब है ब्रह्मा का 1 दिन। जो आपके ब्रह्मा है उनका 1 दिन होता है, उसको कहा जाता है 1 कल्प। उसके बाद है मनवंतर। ये थोड़ा सा जान लो, वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको जान लो। मनवंतर यानी कि 71 दिव्य युग के बराबर होता है। 71 दिव्य युग। आगे हम बात करेंगे कि दिव्य युग क्या होता है। दिव्य युग, 1 कल्प मतलब 71 दिव्य युग, और 1 कल्प का मतलब है ब्रह्मा का 1 दिन। उसके नीचे है दिव्य युग, मनवंतर के बाद दिव्य युग। दिव्य युग, ये दिव्य युग कितने का बराबर होता है? 4 युग के बराबर होता है। 4 युग के बराबर 1 दिव्य युग। अब 4 युग कौन सा होता है? तो 4 युग है, देखो अब ध्यान से, सतयुग, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। अब ये क्या है? तो इसमें है 4,32,000। 4,32,000 गुने 4 वर्ष का सतयुग होता है। त्रेता 4,32,000 गुने 3 वर्ष। 4,32,000 गुने 2 वर्ष। 4,32,000 गुने 1 वर्ष। आप और हम अभी इसी में है, कलयुग में चल रहे हैं। अब आप देखो कल्प क्या होगा। कल्प का यानी कि ब्रह्मा का 1 दिन बराबर क्या होगा? हमने कहा कि 4 युग के बराबर होता है। 4 युग के बराबर होता है 1 दिव्य युग, और 71 दिव्य युग के बराबर होता है
मनवंतर। समझ में आया? और एक मनवंतर के बराबर होता है, एक मनवंतर के बराबर होता है क्या? कल्प। अब आप इसको गुना करके कैलकुलेशन करके देखो कि ब्रह्मा का एक दिन कितना समय का होगा। इसीलिए अगर आप इस धरती से स्पेस में जाओगे तो आपकी आयु घट जाती है। मैसेज आ रहा किसी रमेश तुम्हारे फोन में, उसको बंद करो। तो 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है और एक मनवंतर बराबर एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन। तो आपका क्लासिफिकेशन इस तरह से है। और जो ईसाई या और रिलीजन का क्लासिफिकेशन है वो 1 ईस्वी से शुरू होता है, विशेष करके इंग्लिश के पुस्तक में। लेकिन आपके, इसीलिए आप देखो नासा आज बना है, 1956 में नासा आया है, लेकिन उससे हजारों सालों पहले से हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता आया है। क्यों? हम लोग प्लानिटरी एक्टिविटी मूवमेंट का अध्ययन करके काल गणना कर लेते हैं कि कौन सा दिन कितने दिन में कौन सा ग्रह कहाँ पे पहुंचेगा। जो चीज आपको नासा रिसर्च करके प्लानिटरी मूवमेंट बताता है, पंडित जी का 15 रुपए का पोथी उठा करके पढ़ लो, तुमको सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा। ये है आपका नॉलेज इंडियन कल्चर का। तो भारत एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, हर एक मामले में, बोटनी, 150 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे भारत में, लेकिन अंग्रेजों और इस्लाम के आने से वो सब के सब खत्म कर दिया गया। तो आपका काल विभाजन इस तरह का होता था। सबसे पहले कल्प, मनवंतर, दिव्य युग और उसके युग। आज हम लोग कलयुग में हैं। ये 4,32,000 वर्ष का है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कब पैदा हुआ था, तो ये भी जान लो। या आप कह सकते हैं कि इसी युग में आप देखोगे तो मानव जीवन का जो शुरुआत हुआ, जो आप कह सकते हैं कि इस धरती पे जीव जब आना शुरू हुए, वो यहां से शुरू हुए, सतयुग से। अब उसको भी देख लो थोड़ा सा, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। तो सतयुग में ही, इसी में मछली, इस धरती पे मछली हुआ था, इसी में कछुआ। अब मछली, अब आपका पुराण में देखो, ये साइंटिफिक है, ये प्रूफ है। और उसी चीज को आपके पुराण में अवतार के रूप में दिखाया गया है। तो मछली यानी मत्स्य अवतार, ये हो गया मत्स्य अवतार। फिर आया इसी युग में कछुआ, जिसको हम कहते हैं कुर्रम अवतार। कछुआ कब आया? आज से, इससे पहले 4,32,000 गुने 4, तो आप कैलकुलेशन कर लेना कितना होगा, कितना साल पहले। इसी में आया था, इसी में हुआ था सूअर अवतार। ये सब विष्णु के अवतार हैं, सूअर अवतार। और इसी में आया था नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार यानी कि इस धरती पे जो जीवों का विकास का क्रम है, अगर आपसे पूछे जाए, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो कि इस धरती पे जीव का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च करता है, जो जेनेटिक साइंस पढ़ता है, जो आनुवांशिक विज्ञान पढ़ता है, वो पढ़ता ही है कि सबसे पहले इस धरती पे जो जीव आया था वो जलीय जीव आया था। इसीलिए आपके यहाँ सबसे पहले मत्स्य अवतार, उसके बाद जल और स्थल दोनों पे रहने वाला जीव आया, यानी कि कुर्रम अवतार, कछुआ। ये आपका साइंस यही करता है, मॉडर्न साइंस यही करता है, लेकिन यही चीज आपके पुराण में अवतार के रूप में दिखाया गया, बताया गया। ये सच है। तो सबसे पहले मछली, जल में जीवन का विकास हुआ। उसके बाद जल के बाद स्थल में और जल में दोनों जगह रहने वाला कछुआ का विकास हुआ। कछुआ दोनों जगह रहता है, जल में भी इसमें भी। उसके बाद बराह अवतार या सुअर अवतार, बराह या सुअर, सुअर को बराह भी कहा जाता है।
और उसके बाद नरसिंह, जिसका सिंह, जिसका धड़ मानव का था और चेहरा बाघ का था, सिंह का था। तो ये 4 जीवन का विकास सतयुग में हुआ था। द्वापर में हुआ 3 लोग हुए, सॉरी त्रेता में 3 लोग हुए। कौन कौन? वामन, परशुराम और राम। त्रेता में 3 लोग पैदा हुए। कौन कौन से लोग पैदा हुए भाई? तो यहाँ पे 3 लोग पैदा हुए। वामन, क्या है वामन ये बता रहे हैं, इसको ऐसे ही मत समझो। वामन, परशुराम और राम, ये 3 अवतार हुए। वामन यानी मानव का जब विकास हुआ तब मानव उस समय छोटा था। पहले जल से निकला जीव, फिर स्थल पे आया, फिर स्थल और जल दोनों वाला आया, फिर आधा सर जानवर का, धड़ शरीर मानव का। मानव का विकास ऐसे ही हुआ है, अचानक आप ऐसे नहीं हो गए हैं। पहले जल से निकले हैं। जीव का विकास, जीवन का विकास इस धरती पे जल से शुरू हुआ है। ये मॉडर्न साइंस कहता है, ये मॉडर्न साइंस का एक्सेप्टेंस है। तो वामन अवतार ये कहता है कि मानव सबसे पहले छोटे हाइट का पैदा हुआ। उसके बाद परशुराम यानी कि मानव शस्त्र धारण करने लगा, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। शस्त्र किस तरह का? तो पत्थर का, हड्डी का और फिर बाद में लोहे का। तो ये परशुराम यानी शस्त्र धारण करने वाला मानव का विकास हुआ। फिर रामा अवतार मानव यानी कि समुदाय और समाज में रहने वाला मानव हुआ। समुदाय या समाज में रहने वाला मानव का विकास हुआ। कब हुआ? त्रेता में। ये मॉडर्न साइंस का एक्सेप्टेंस है। ये जैसे भले नाम अलग है लेकिन यही फैक्ट है। समझ में आया? अब द्वापर में 2 लोगों का विकास हुआ। ये 2 कौन से लोग हैं? तो ये लोग हैं कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। अभी कृष्ण और बुद्ध क्या दिखाता है? तो कृष्ण और बुद्ध दरअसल ये मानव के बुद्धि बलशाली होने को प्रदर्शित करता है कि मानव इंटेलेक्चुअल हो गया, सब काम बुद्धि के बल पर करने लगा। इसीलिए इस समय मानव के 2 महत्वपूर्ण अवतार हुए। विष्णु के 2 अवतार हुए। बुद्ध भी विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किए गए, कृष्ण और बुद्ध। अब इस समय तक मानव पूरी तरह से अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन को स्थापित कर लिया। इसीलिए इस धरती पे आपका जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ वो इन्हीं के समय में हुआ। संस्कृतिकरण जो हुआ इन्हीं के समय में हुआ। और नेक्स्ट है कलयुग, कलिक अवतार। कलिक अवतार कृष्ण मरे जिस दिन, उस दिन से कलयुग शुरू हो गया। और आज हम लोग कलयुग के वासी हैं, कलयुग के समय में रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये व्यक्ति कैसा? ये संहारक है, अपना खुद का नाश करने वाला है। इतना विवेक बुद्धि, इतना अपने इंटेलेक्चुअल बुद्धि का इस्तेमाल करता है कि वो स्वयं का नाश करने लगा है। विज्ञान क्या है? विज्ञान विनाश ही है। विज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, ये आपकी विफलता है। आप जितना ज़्यादा वैज्ञानिक होंगे, जितना ज़्यादा तकनीकी होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आयु को कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा मानव खतरे में पड़ेगा। आज देखिए विविध तरह की वैरायटी ऑफ डिजीजेस है इस धरती पे, तरह तरह की बीमारियां हैं। मानव आज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। एक परमाणु बम गिरा दिया जाए, हाइड्रोजन बम पटक दिया जाए तो बर्बाद हो जाएगा। केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, पता नहीं किस किस तरह का वेपन है। तो आज मानव कलयुग में स्वयं का विनाश स्वयं कर रहा है, जिसको हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं या आधुनिक मानव कहते हैं, वो इसी का है। तो 4,32,000 के बाद ये खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म होगा इसका मतलब है कि एक युग आपका खत्म हो गया। और एक युग के बाद फिर से शुरू होगा त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में क्या था कि जो व्यक्ति बोल देता था वही हो जाता था। जैसे आप लोग पिक्चर देखेंगे बाहुबली,
मेरे वचन ही मेरे आदेश हैं। जो व्यक्ति जो कुछ बोल दिए, आज भी जो व्यक्ति ईमानदार है, सात्विक है, निश्चल है, अगर वो किसी को कुछ बोल दे तो लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जुबान का काला आदमी है। तो आपके इतिहास का काल विभाजन कुछ इस तरह से आपके रिलीजियस टेक्स्ट में, और इतना डेप्थ क्लासिफिकेशन किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमको इसका उपयोग, हम लंबे समय तक दूसरे के गुलाम रहे हैं, तो उसकी सब कुछ नहीं हम लोग स्टडी करते हैं। समझ में आया? तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। अब इतिहास में कैसा क्लासिफिकेशन है ये भी देख लेते हैं। अब ये तो हुआ ऊपर ऊपर की बातें जो आपको जानना चाहिए था। यहां तक आपको समझ में आ गया है? ये हालांकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, पहले वाला पूछा जाएगा, BC-AD, वो BCE, CE वो पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है अभी की सरकार है, हो सकता है पूछ भी दे। जो राष्ट्र में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो हो सकता है आपसे ये पूछ भी दे, कोई नई बात नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ये लिखते रहिएगा, ये आपको बहुत काम का चीज है। किसको नहीं समझ में आया, किसको समझ में आया? समझ में आ गया है? मुकेश, रमेश, मिथुन, सब लोगों को समझ में आ गया? हाँ। अब चलिए हम लोग भारत के इतिहास को देखते हैं कि भारत के इतिहास को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, भारत का इतिहास। अभी तक से मोटा मोटी हम लोग देखे थे, प्राचीन भारत के इतिहास को क्लासिफाई किए थे और उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटे थे। अब हम लोग पूरे भारत के इतिहास को बांटने वाले हैं, इसीलिए हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा प्रागैतिहासिक काल, ये काल वो समय है जब मानव औजार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करता था, जंगल में रहता था, पूरी तरह से विकसित अवस्था में नहीं था। इसीलिए इसका भी टाइम पीरियड बांटा गया है। इसमें यह बताया गया है कि पूरा पाषाण काल को मानव का जब से इस धरती पे विकास हुआ तब से 8000 ईस्वी पूर्व तक, 8000 ईस्वी पूर्व तक, 8000 BC, 8000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा गया है। कब से पता नहीं, जब से मानव इस धरती पे है तब से 8000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा गया है। और 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक का काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। और 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को नव पाषाण काल कहा गया। ठीक है? अब इस टाइम पीरियड में क्या था ये सब बात अलग हम लोग करेंगे, क्या इसमें विशेष था वो अलग बात है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ काल विभाजन कर रहे हैं, भारत के इतिहास का काल विभाजन।
हिंदी लिटरेचर में भी काल विभाजन पढ़ा जाता है, साहित्य का काल विभाजन पढ़ा जाता है ना। हाँ वेरी गुड। आदि काल, भक्ति काल, ये सब है ना, तो वहां भी काल विभाजन। हाँ तो यहां भी काल। वेरी गुड। कौन कौन सा? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हम्म ठीक है, अच्छा वेरी गुड, इसका मतलब याद है। हाँ अब तक चल रहा है। नेक्स्ट, भारत के इतिहास का दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, प्रागैतिहासिक काल के बाद आदि इतिहास का काल है। यानी यहां पे लेखन तो किया गया है, लिपि का विकास हो गया है, स्क्रिप्ट यूज किया जाने लगा है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको आधा या अधूरा इतिहास कहा जाता है या आधि इतिहास कहा जाता है। इसमें दो टाइम पीरियड है। कौन कौन सा? एक है सिंधु घाटी सभ्यता, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 BC तक। 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, इसको आदि इतिहास का ये पार्ट है। और उसके बाद है वैदिक संस्कृति, जो 1500 BC से 600 BC तक है। पंद्रह सौ ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति, इसलिए क्योंकि सनातन संस्कृति का जो मूल ग्रंथ है वेद है। वो वेद कितना है? 4 प्रकार का वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये वही वेद है जिससे पूरा सनातन संस्कृति या वर्तमान का आपका जो हिंदू संस्कृति है रेगुलेट होता है। जैसे कि इस्लाम का कुरान है, ईसाई का बाइबल है, उसी तरह से हिंदुओं का ईरानी या पर्शियन का जिंद अवेस्ता, उनका ग्रंथ का नाम जिंद अवेस्ता है, तो आपका वेद है। इसी वेद से सारी पुस्तकें लिख ली है, क्या उपनिषद, क्या ब्राह्मण ग्रंथ, क्या आरण्यक, क्या फिलोसॉफिकल बुक, क्या पुराण, सब के सब इसी से पैदा हुआ है। तो सनातन संस्कृति का जो मूल ग्रंथ है, टेक्स्ट है, वो वेद है। इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे, ये हम लोग का अलग सब्जेक्ट पेपर एरिया ही। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लोग आदि इतिहास में मानते हैं। अब तीसरा जो टाइम पीरियड है वो है ऐतिहासिक काल का, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। अब ये बड़ी रोचक है। यहां तक हो गया? वेरी गुड, सबका हो गया, मिटाएं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐतिहासिक काल को देखते हैं। ऐतिहासिक काल को, जो तीसरा टाइम पीरियड था हमारा, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। समझ में आया? ऐतिहासिक काल को, तो ऐतिहासिक काल कब से शुरू हो रहा है?
600 ईस्वी पूर्व से। ऐतिहासिक काल, आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में ऐसे कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से होती है, यानी रिटेन डॉक्यूमेंट हमको कब से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कोई का जरूरी नहीं है कि वो कागज पे लिखा हुआ, वो हो सकता है पत्थर पे लिखा हुआ, हो सकता है ताम्र पत्र पे लिखा हुआ। तो रिटेन में जो आपका मिलना शुरू होता है वो 600 BC से शुरू होता है। इसीलिए प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड है हमने 3 वर्गों में बांटा है। ये है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 BC से लेकर के 712 ईस्वी तक। तो देख लीजिए कितना टाइम, 712 इधर और 600 उधर, कितना हो गया 1312 साल। यानी कि टोटल प्राचीन भारत का जो समय था वो समय था 1312 वर्ष। प्राचीन भारत का इतिहास है। नेक्स्ट 712 वर्ष, 712 से लेकर के 1757 तक यह मध्यकाल कहलाता है। और 1757 से लेकर के वर्तमान तक यह आधुनिक काल कहलाता है। समझ में आया? हाँ, तो ये है आपका इतिहास का काल विभाजन। आपको ऐसे पढ़ना है। अब अगर हम कहें कि आज से 400 450 वर्ष ईस्वी सन 450 या 450 की बात है, तो आप उसको कहाँ पे खोजोगे? हम कहेंगे कि 450 ईस्वी की ये घटना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हम कहें कि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सेकंड ने फलना काम किया, विक्रमादित्य की उपाधि ली। हम कहें विक्रमादित्य की उपाधि लिया, तो ये कहाँ पे हमको मिलेगा? कहाँ पे आप ढूंढेंगे? वो कहाँ का विषय है? यहाँ का विषय है, यहाँ का विषय है कि यहाँ का विषय है? कहाँ का विषय? हम कहें कि भारत में अशोक सम्राट हुआ करता था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसने कलिंग युद्ध किया था। आज से 322 ईस्वी पूर्व की बात है। तो कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? हम ये कहें कि अशोक महान था या अशोक सम्राट था जो 322 ईस्वी में कलिंग का, सॉरी 322 का रैंक, उसने अशोक महान ने कलिंग का युद्ध किया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे 322 ईस्वी पूर्व। तो कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे मिलेगा? 322 ईस्वी पूर्व कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। वेरी गुड। 322 ईस्वी पूर्व यानी कि यहाँ पे 600 BC से 712 AD तक यहाँ पे हमको मिलेगा। क्लियर है? तो एक काल विभाजन या टाइम क्लासिफिकेशन आपको जान लेना चाहिए। अब इतिहास में इसी तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। एंशिएंट में देखेंगे कि इस समय में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये हम लोग जब शुरू करेंगे कल से इतिहास का चैप्टर, तब उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है?